अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं जाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद जाहिदुर रहमान। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 12वीं क्लास के फिजिक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। जी, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव नियरली आइडियली। क्वेश्चन क्या है? सवाल वो ये पूछ रहा है कि किसी गैस के आइडियल होने के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है इन दी गई कंडीशंस ए, बी, सी और डी में से। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को या इन दी गई ऑप्शंस को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन आपने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन पढ़ी है कि आइडियल गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई आइडियल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर, यानी कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारी इक्वेशन 1 है और इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों, हमें एक हमारी जो गैस है वो आइडियल होनी चाहिए और उसके आइडियल होने के लिए कौन-सी कंडीशन होगी? हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी और उस बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी से हमने ये पढ़ा था कि डेंसिटी जो रो होती है वो क्या होती है? इज़ लो फॉर आइडियल गैस। किसी भी आइडियल गैस या किसी भी गैस के आइडियल होने के लिए हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि उसकी डेंसिटी को लो होना चाहिए। तो अब यही कंडीशन हमें क्या करनी है, पहले डिराइव करनी है। देखते हैं कि कब ये डेंसिटी लो होगी। जब जब गैस की डेंसिटी लो होगी तो हम कहेंगे कि वो आइडियली बिहेव कर रही है। बच्चों, इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इसमें जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को। जिसे हम गिवन मैस स्मॉल m उसे अगर डिवाइड कर दें मोलर मैस कैपिटल M पे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स n मिलते हैं। तो इस तरह फिर ऊपर वाली इक्वेशन हमारी मॉडिफाई होकर कुछ यूं बन जाएगी कि पी वी इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम मल्टीप्लाई आर टी हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को अगर थोड़ा रीअरेंज करें तो प्रेशर यहाँ पे राइट साइड से जो डिनोमिनेटर में मोलर मास है वो लेफ्ट साइड पे प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी एम इक्वल हो जाएगा एम, और लेफ्ट साइड से जो हमारे पास वॉल्यूम है वो राइट साइड पे मास के डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो इस तरह एम ओवर वी मल्टीप्लाई आर टी बन जाएगा। बच्चों, आपको पता है कि ये जो डेंसिटी होती है किसी भी गैस की वो होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो फिर इस तरह हमारी जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी की जगह पे रो आ जाएगा और आर टी वैसे का वैसे। अगर यहाँ पे पी एम ओवर आर टी लिखा जाए तो ये फिर क्या बन जाएगी? डेंसिटी ऑफ गैस, जिसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। इसी अपने एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ और मैं कैसे लिख रहा हूँ कि डेंसिटी बराबर है किस चीज़ के? ये m ओवर r अलग कर देता हूँ और मल्टीप्लाई p ओवर t अलग कर देता हूँ। बच्चों, आपको पता है कि ये जो m है गैस के लिए कैपिटल M ये मोलर मास है और इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ही कहेंगे। ये किसी गैस के गिवन वॉल्यूम के लिए गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कैपिटल R है ये भी क्या है जी? ये गैस कांस्टेंट है। तो आपको पता है अगर हम एक कांस्टेंट m को दूसरी कांस्टेंट r पे डिवाइड करेंगे तो भी हमें एक नया नंबर मिलेगा जो वो भी एक कांस्टेंट होगा। सो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि वो जो डेंसिटी ऑफ गैस आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? वो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किसके जी? प्रेशर ओवर टाइम के आ रही है। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर टेम्परेचर। सॉरी, ये जो टी है टाइम नहीं टेम्परेचर है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ गैस जो रो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी उसकी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड सिमिलरली जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम, टेम्परेचर कम होगा तो फिर डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमें अपनी गैस को आइडियल बनाना है। तो आइडियल गैस के लिए डेंसिटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। सो डेंसिटी लो रखने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी कि लो होना चाहिए प्रेशर। और
डेंसिटी को लो रखने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ऑप्शन दी गई हैं, उनमें से ऐसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें प्रेशर लो दिया हो और टेम्परेचर हाई दिया हो। तो अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है, सिर्फ बी ऑप्शन है कि एक गैस आइडियल तब बिहेव करती है जब उसका टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या हो, लो होगा। तो इस तरह से विद रीज़न मैंने आपको ये एमसीक्यू नंबर 1 जो था वो करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ और उसमें क्या पूछता है? वो कहता है वीआरएमएस रूट मीन्स स्केयर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकंड। वीआरएमएस इज 300 मीटर per second. If its absolute temperature is reduced to half, for example इसका टेम्परेचर इनिशियली इसका टेम्परेचर जो था वो था T, शुरू में T1 है और वो क्या है जी T है। अब बाद में तब्दील करके इसका टेम्परेचर T2 कर दिया जाए और वो क्या हो, इनिशियल टेम्परेचर का हाफ हो जाए, तो हम न्यू टेम्परेचर को T2 बोलेंगे और वो T/2 हो जाएगा। वो कहता है एंड मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड। मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड, शुरू में इसका मॉलिक्यूलर वेट जो था या मॉलिक्यूलर मास जो था वो m1 था और उसे हम कह देते हैं कि वो m ही था। अब वो कहता है इस मॉलिक्यूलर मास को, वेट को हम डबल कर रहे हैं, यानी कि वो इनिशियल का क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि 2m हो जाएगा। देन वो पूछ रहा है कि वी आर एम एस विल बी। अब वो पूछ रहा है कि न्यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी। तो ये जो पहले दी गई थी उस वी रूट मीन स्क्वायर स्पीड को आप सिंपली v1 से रिप्रेजेंट कर लें और अब वाली न्यू जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी उसे हम v2 से रिप्रेजेंट करें अगर, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ जिससे हम क्या करते हैं, किसी गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करते हैं और ये किसके इक्वल होती है, ये फार्मूला है वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 kBT/m अंडर रूट। ये है क्या चीज़, ये है फार्मूला रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए और इसमें के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, एम गैस का मास है, मॉलिक्यूलर मास, और टी क्या है, उसका टेम्परेचर है। तो देखिए अगर आप पहली गैस के लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर आप इसे करें तो V1 को आप लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 3 kB और उसका टेम्परेचर T1 ओवर मास, उस वक्त वाला मास M1, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 kB वैसे रहेगा, T1 को हमने सिंपली T बोला हुआ है और M1 को हमने सिंपली M बोला हुआ है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए और इसके राइट साइड पे यानी कि V1 है। इसी तरह अगर आप V2 देखें, सेकंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो वो क्या बन जाएगी 3 kB और अब वाला न्यू टेम्परेचर T2 और अब वाला न्यू मास M2 इक्वल, ये क्या बन जाएगा। अब अगर इन वैल्यूज को पुट किया जाए तो ये 3 वैसे, kB भी वैसे, और टेम्परेचर T2 कौन सा है, वो है T/2 ओवर क्या हो जाएगा ये M2 और वो क्या है, वो डबल कर दिया है, 2m कर दिया है। तो आप इसी इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो V2 किसके इक्वल बन जाएगी 3 kB टी ओवर क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाला 2 नीचे आएगा, 4m हो जाएगा अंडर रूट। बच्चों अब अगर आप इन दोनों स्पीड्स की रेशो ले लेते हैं, यानी कि v1 डिवाइडिंग बाय v2, ये रेशो लेते हैं, तो क्या बनेगा, v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी और v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। तो v1 वाली वैल्यू जो 3 kBT ओवर क्या है जी, m है अंडर रूट, इसे हम डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, v2 की वैल्यू के ऊपर, जो कि क्या है 3 kBT ओवर क्या है 4m है और ऊपर सबके क्या है अंडर रूट। जी तो बच्चों इसे सॉल्व करें तो आपको v1 ओवर v2 क्या मिलता है, वो मिल जाएगा 3 kBT ओवर m और ऊपर इसके अंडर रूट आएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4m ओवर 3 kBT और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा कंप्लीट पूरे फैक्टर के ऊपर। तो ये इस तरह v1 ओवर v2, फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस सारे को अंडर रूट में लिख देंगे और ये बन जाएगा 3 kBT ओवर m मल्टीप्लाई 4
m ओवर 3 kBT। और आप देख सकते हैं 3 kBT से 3 kBT कैंसिल, m से क्या हो जाएगा m कैंसिल, और इस तरह V1 ओवर V2 जो है वो क्या आ जाएगा √4 के आ जाएगा, यानी कि V1 ओवर V2 क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें V2 फाइंड करनी है। तो बच्चों V2 ओवर V1 अगर आप इसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह 2 ओवर 1 था, अब ये बन जाएगा 1 ओवर 2। तो आपको V2 फाइंड करनी है, तो V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो V1 ओवर 2 हो जाएगी। अब V1 क्या थी, उसने शुरू में जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी हुई है वो है 300, इसे 2 पे डिवाइड करें तो 150 मीटर पर सेकंड गैस की अब न्यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। तो 150 वाली यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी, राइट आंसर होगी। जी, तो ये था एमसीक्यू नंबर 13.2। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13.3 की तरफ। वो भी कुछ इस तरह है, कैलकुलेशन बेस्ड। पूछता है द रूट मीन स्क्वेयर्ड स्पीड ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज वी। क्या बोल रहा है कि आपके पास टेम्परेचर है गैस का शुरू में, वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर आप केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तो 27 में 273 ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। अब वो कहते हैं इस वक्त ये टेम्परेचर इनिशियल है तो हम इसे T1 कह देते हैं। इस वक्त इसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो है V, यानी कि शुरू में इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड को V1 कहेंगे तो वो क्या है जी, सिंपली V है। वो कहता है इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड टू 327 डिग्री सेल्सियस, इफ अगर आप इस गैस का टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 कर दें और कितना कर दें 327 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो ये केल्विन में क्या लिखा जाएगा 327 प्लस ये 273 आप करेंगे तो ये बन जाएगा 600 केल्विन बन जाएगा। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ तक कर दिया, द रूट मीन्स स्पीड ऑफ गैस इज, अब गैस की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी, न्यू स्पीड, वो आप क्या करें कैलकुलेट कीजिए। जी हाँ, तो बच्चों आपको पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अब चूंकि हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या हो गई होगी, बढ़ चुकी होगी। तो आइए देखते हैं कि ये बढ़ के कितनी हो जाती है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है इसी रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, जो आपको पता है अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था कि VRMS जो होती है वो किसके इक्वल होती है 3 kBT ओवर m लिख दें और ये सारा क्या है ऊपर अंडर रूट में लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि किसी गैस की रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर की होती है। सिंपली ऊपर वाले फार्मूला से ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब इसी को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंपल रखने के लिए कि VRMS जो होगी दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर T। तो फिर हम इस फार्मूला की मदद से, ये जो अब हमने एक जनरल सा फार्मूला बनाया, इसकी मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व अगर करें और गैस की इनिशियल कंडीशन वाला डाटा यहाँ पे पुट करें तो जो शुरू वाली रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो है V1, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब टेम्परेचर उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 रहेगा अंडर रूट के नीचे, ये शुरू की बात है। अब जब टेम्परेचर इस गैस का हमने बढ़ाया तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड V2 हो जाएगी, कांस्टेंट तो वही कांस्टेंट रहेगा, अब उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। सो अब दोबारा से आप रेशो लो, अब की बार मैं V2 की रेशो लेता हूँ V1 के साथ डायरेक्टली, तो ये क्या बन जाएगा K अंडर रूट T2 ओवर क्या हो जाएगा K अंडर रूट T1 हो जाएगा। तो बच्चों कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह V2 ओवर V1 जो है ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा T2 ओवर T1 और अंडर रूट हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह वैल्यूज अगर आप पुट करो राइट साइड पे तो V2 ओवर V1 बन जाएगा, सेकंड टेम्परेचर था 600, फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो इस तरह आपको V2 ओवर V1 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2 के इक्वल मिलेगा। तो आपको अगर V2 कैलकुलेट करनी है, अब न्यू रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ गैस कैलकुलेट करनी थी, तो आप इसी इक्वेशन को, ये जो इसमें V1 डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास न्यू जो स्पीड होगी, न्यू रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ गैस वो क्या मिल जाएगी, अंडर रूट 2
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वी, या आप इसी को कैसे भी लिख सकते हो V2 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो ये जो ऑप्शन दी होगी ए बी सी और डी में से वो ट्रू होगी। तो ये कौन सी ऑप्शन है? ये ऑप्शन है जी सी ऑप्शन। यहाँ पे गलती से बुक में अ, दूसरी और तीसरी ऑप्शन को बी का नाम दिया हुआ है, तो ये थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है हमारी ट्रू। इस तरह लास्ट ऑप्शन को सी कह दिया उसने, तो वहाँ भी मिस्टेक है, उसे डी प्रिंट होना चाहिए था। चले खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटीज ऑफ O2 एंड H2 एट इक्वल टेम्परेचर विल बी। बच्चों, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की एट सेम टेम्परेचर, एट इक्वल टेम्परेचर, इनकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो होगी वो रेशियो क्या होगी? तो देखो जी, हमें पता है कि वी आर एम एस, अभी हमने पढ़ी कि वी आर एम एस ऑफ अ गैस किसके इक्वल होती है? 3 kb मल्टीप्लाई टेम्परेचर ओवर क्या हो जाता है एम, और ये सब किस में हो जाता है जी? अंडर रूट में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप वी आर एम एस ऑफ O2 की बात करते हैं तो मैस भी किसका यूज़ किया जाएगा? O2 यानी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा इस फार्मूले में। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इस फार्मूला में मैस भी हाइड्रोजन का पुट किया जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस पुट किया जाएगा, और आपको पता है मॉलिक्यूलर मैस जो है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन H2, उसे अगर M से रिप्रेजेंट करें तो वो किसके इक्वल होगा? मैस ऑफ H, वो होता है 2 के। और इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस ऑफ O2 ऑक्सीजन का, वो M फॉर ऑक्सीजन हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? वो होता है आई थिंक इसके, हाँ 32 के इक्वल होता है। तो अब हम वी आर एम एस लिखें, अगर रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन के लिए लिखें, H2 के लिए, तो वो क्या बन जाएगी? 3 kBT, वैसे टेम्परेचर, क्योंकि उसने कहा टेम्परेचर सेम इक्वल टेम्परेचर की बात करें, ओवर एम, एम हाइड्रोजन के लिए क्या बनता है? 2, और ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या बन जाएगी? 3 kBT ओवर क्या हो जाएगा? 32, और ये किस में हो जाएगा? अंडर रूट में। उसने पूछा है रेशियो ऑफ आर एम एस वेलासिटी ऑफ O2 एंड H2, यानी कि वी आर एम एस ऑफ O2 ऑक्सीजन की स्पीड ऊपर, और वी आर एम एस ऑफ H2 हाइड्रोजन की स्पीड नीचे, इनकी जो रेशियो है वो लेनी है आपने। तो ऑक्सीजन वाली स्पीड कहाँ है? वो हमने ऊपर लिखी हुई है 3 kBT ओवर 32। इसे हमने डिवाइड, अंडर रूट ऊपर वैसे डाल लेंगे, इसे हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर? स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, और वो क्या है? 3 kBT ओवर क्या है? वो है 2, और ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। सो हम इसे यूं लिख सकते हैं 3 kBT ओवर 32, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ओवर 3 kBT बन जाएगा, और ये अंडर रूट सबका इकट्ठा कर देते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो स्पीड्स की रेशियो बनेगी वो किसके इक्वल बन जाएगी? आप इस 3 kBT को 3 kBT से कैंसिल करेंगे तो 2 ओवर क्या हो जाएगा? 16। तो इस तरह अंडर रूट में क्या आ रहा है? 1 ओवर 16 बच जाएगा। तो 1 का ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपको क्या मिला जी? 1, ये रेशियो आप कैसे लिख सकते हैं? 1:4, यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड वी आर एम एस ऑफ O2, उसकी रेशियो अगर आप लें किसके साथ? वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन H2, तो ये आंसर क्या आता है? ये रेशियो क्या आती है? 1:4 आती है। तो इसके लिए भी गिवन ऑप्शन में से ये बी ऑप्शन क्या होगी? करेक्ट होगी। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं, तो ये भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है। इन अ क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे में, देयर इज़ अ गैस, एक गैस है विद प्रेशर, जिसका प्रेशर आपको दिया गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वो आगे बता रहा है कि इफ़ द गैस डेंसिटी इज 6 किलोग्राम, डेंसिटी ऑफ गैस उसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ईच गैस पार्टिकल, गैस के पार्टिकल की जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो आरएमएस स्पीड को बोलते हैं, वो कितनी होगी, हमें ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। तो बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था इसी प्रेशर ऑफ गैस का, काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक क्या फार्मूला पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 रो इनटू मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज मीन जिसे हमने क्या कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड बोला था, तो वी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ये आरएमएस चाहिए। आरएमएस दरअसल क्या है, इसी ये जो मीन स्क्वायर स्पीड है इसी का अगर अंडर रूट आप लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आरएमएस बन जाएगी, वी आरएमएस बन जाएगी। सो इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सिंपली वैसे ही क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट जो मैंने अभी आपके लिए लगाया था इसे मैं हटा देता हूँ। तो कैलकुलेशन ऐसे ही कर देते हैं, वी स्क्वायर को अलग करें, अगर आप ये मीन स्क्वायर स्पीड अलग हो जाएगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई प्रेशर ओवर डेंसिटी हो जाएगी। सब आपने याद रखना है कि मीन स्क्वायर स्पीड का एक नया फार्मूला भी है आपके पास, क्या जी, 3p ओवर रो। तो चलिए वी स्क्वायर आपके पास फिर इस तरह किसके इक्वल आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई प्रेशर, और प्रेशर कितना है जी शुरू में 3.2 मल्टीप्लाई 10⁵ और इसे आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, रो के ऊपर, और रो डेंसिटी वो कितनी है जी, 6 है। और हाँ जी, ये सारा फैक्टर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है जब, तो ये 3 1 का क्या हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि मीन स्क्वायर स्पीड आपकी क्या बनेगी, वो बनेगी 3/3.2 और 3.2 मल्टीप्लाई 10⁵ ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ राइट साइड पे कंप्लीट करते हैं। मीन स्क्वायर स्पीड आपके पास जो बनेगी वो क्या है, 3.2 को अगर आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 3.2 मल्टीप्लाई ये जो 10⁵ क्या है 5, इसे आप डिवाइड करें 2 के ऊपर तो आपको आंसर मिलेगा 16000 एंड 0। आपको आरएमएस वी आरएमएस चाहिए थी, तो वो वी आर एम एस जो होती है दरअसल वो इसी रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या होती है, अंडर रूट होती है। तो यानी कि वो क्या बन जाएगी, वो 6160000 इस फैक्टर का आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपको आपकी रिक्वायर्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी। इस तरह से वो क्या आ जाएगी 400, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दी गई है इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन ए हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या कहता है, कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये पढ़नी पड़ेंगी स्टेटमेंट्स के, मालिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ड्यूरिंग द कोलिजन्स गैस, जब गैस मालिक्यूल, ये देखें अगर ये एक कोई आइडियल गैस इसके अंदर फिल की हुई है कंटेनर के अंदर, तो ये मालिक्यूल रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनके दरमियान कोलिजन होंगे, तो ये पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। वो कहता है इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, या कौन सी बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की स्टेटमेंट नहीं है। तो पहली तो जी है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा ट्रू। आगे देखते हैं, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। तो ये भी हमें पता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, तो ये भी उसकी स्टेटमेंट है, हमें वो ढूंढनी है जो ना हो। थर्ड पढ़ते हैं, कोलिजन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जी हाँ, ये बात भी ट्रू है, काइनेटिक थ्योरी के एन मुताबिक है कि गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका टाइम ऑफ कोलिजन वेरी शॉर्ट होता है, वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट या कोलाइड करते हैं। तो ये बात भी ठीक थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। डी देखते हैं, मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर्स। ये भी ठीक है यहाँ तक कि वो मॉलिक्यूल जो हैं गैस के वो छोटे-छोटे हार्ड स्फीयर्स हैं। चलें हार्ड, यहाँ से यहीं से ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये बात कोई अजीब-सी, ये कोई नई बात आने वाली है, केएमटी के मुताबिक नहीं है। एंड दोज़ हार्ड स्फीयर्स अंडरगोइंग इनइलास्टिक कोलिजन, नहीं भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है वो टोटली इलास्टिक होता है।
हालाँकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन मॉलिक्यूल का कोलिजन इनइलास्टिक होता है। तो ये बात हमने केएमटी में नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए इस 13.6 की ट्रू ऑप्शन कौन-सी होगी? 13 पॉइंट ये डी ऑप्शन होगी। जी, तो बच्चों ये था एमसीक्यू नंबर 6। अब 7th की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हिच इक्वेशन एंश्योर्स दैट अ स्टार रिमेन्स स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स? मास कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी ग्रेविटेशनल इक्वेशन या हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर एनर्जी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो हमने ये स्टेलर एवोल्यूशन वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि कोई स्टार तब एग्जिस्ट करता है जब उसके लिए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है? वैलिड होती है। और ये इक्वेशन क्या थी? आपने पढ़ा था कि चेंज इन प्रेशर विथ चेंज इन रेडियस ऑफ द स्टार इज इक्वल टू नेगेटिव जी mass of star at radius r density of star at radius r dividing by square of the radius। तो कोई स्टार ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो क्लाउड्स या डस्ट पार्टिकल या गैस पार्टिकल मौजूद हैं, इनके दरमियान इनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और स्टार बनने का अमल क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे ये एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, तो इन पार्टिकल्स के दौरान के दरमियान जो कोलिजन है, वो कोलिजन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर सा बिल्टअप होना शुरू हो जाता है, जो इन पार्टिकल के ऊपर फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो फिर एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर के दरमियान। तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो भी स्टार नहीं बन पाएगा। और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी स्टार नहीं बन पाएगा। तो स्टार कब बनता है, एग्ज़िस्ट कब करता है? जब ग्रेविटी और प्रेशर आपस में क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएँ। और इस ग्रेविटी और प्रेशर के इक्वल होने के लिए जो कंडीशन है, जो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो इस वक़्त आपके सामने ये मैंने स्क्रीन पे रेड कलर में लिखी हुई है। सो तो यहाँ पे हमने इसलिए ऑप्शन सी सिलेक्ट कर ली है। जी, तो बच्चों लास्ट एमसीक्यू है इसमें। व्हाट हैपेंस टू द स्टार व्हेन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन इट्स इंटरनल प्रेशर? तो देखें, ये वो स्टार था, ये उसके पार्टिकल्स हैं और इनके दरमियान ग्रेविटी पाई जाती है। ग्रेविटी किस तरफ को होती है? इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन प्रेशर क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। प्रेशर आउटवर्ड। वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर? जब ग्रेविटी बन जाए क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए प्रेशर से, तो ज़ाहिर सी बात है ये स्टार क्या होना शुरू हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये स्टार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स थे उनके कोलिजन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और इसका साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा स्टार का। और स्ट्रॉन्ग या हेवी कोलिजन्स की वजह से इन गैस पार्टिकल्स के ऊपर एक प्रेशर क्या होने लग जाएगा? लगने लग जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा वो प्रेशर और इन गैस मॉलिक्यूल्स का या इस स्टार के इंटीरियर का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। तो कौन-सी ऑप्शन ठीक होती है? आइए देखते हैं। जब ग्रेविटी बढ़ती है प्रेशर से, तो ऑप्शंस दी हुई हैं कि द स्टार एक्सपेंड्स। नहीं भई, यहीं से ही पता चल जाएगा कि स्टार एक्सपेंड नहीं होता, कोलैप्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है ग्रेविटी के बढ़ने से। तो पहला ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है। द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये बात ठीक है। आगे वाले भी पढ़ लेते हैं। द स्टार रिमेन्स स्टेबल, ये भी ठीक नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप्स इमीडिएटली, ये बात भी ठीक नहीं है। बेहतरीन बात कौन सी है? बी ऑप्शन, कि ग्रेविटी जब स्ट्रांग होती है प्रेशर से तो स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके कोर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। जी, तो बच्चों ये थे एमसीक्यूज इस चैप्टर के। आगे हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।